तभी मैं संडे को छुट्टी करता, एक आध दिन बीच में ऐसे ही आ जाता है। सुनिए, हम बात कर रहे थे नेचर ऑफ बिजनेस की, कि बिजनेस का अगर नेचर कैसा है, सीजनल है, तो जिस सीजन में उसका बिजनेस होगा उस सीजन के अंदर उसकी गुडविल मार्केट में एकदम इंक्रीज हो जाएगी, और जब सीजन नहीं होगा तब मार्केट में उसकी गुडविल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद था अगला पॉइंट, एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स। एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, एक पॉइंट था एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स। अब ये क्या होता है, सुनिए, एक पॉइंट, एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स। ये एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स क्या होता है? आप लोगों में से किसी को पता है पेटेंट्स क्या होते हैं? 11th क्लास में पेटेंट्स पढ़ाए गए थे। यस सर। क्या होता है पेटेंट्स? सर पेटेंट एक तरह का राइट होता है कि अगर किसी मतलब पर्सन को पेटेंट राइट मिल गया, तो जैसे कोई क्रॉप का मिल गया, जैसे इंडिगो का मिल गया, तो उसके अलावा जब तक गवर्नमेंट के लाइसेंस के बिना कोई और इंडिगो की खेती कर नहीं सकता। दैट इज कॉल्ड पेटेंट, उसे बोलते हैं पेटेंट। सर उसे पेटेंट राइट बोलते हैं। अच्छा, पेटेंट किसको बोलते हैं? जी बताइए। श्रेया, सर पता नहीं। भवी, सर ये क्रिकेट ट्रेडमार्क होता है जो गुडविल ट्रेडमार्क होता है। सर कॉपीराइट। पेटेंट एंड कॉपीराइट। कॉपीराइट अलग चीज है। अच्छा, आपने कभी नाम सुना है कि रैनबैक्सी का नाम सुना है? रैनबैक्सी का, या मैनकाइंड का नाम सुना है? मैनकाइंड का सुना है सर। मेडिसिन। हाँ, जो मेडिसिन मैनकाइंड का सुना है, मेडिसिन। यस सर। मेडिसिन बनाती है, रैनबैक्सी की मेडिसिन बनाती है। अब ये क्या करती है, ये ना मेडिसिन पे रिसर्च करती हैं, नए नए तरीके की मेडिसिन बनाती हैं। तो जो ये मेडिसिन रिसर्च करके बनाती हैं, उसका जो बनाने का फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं पेटेंट। क्या बोलते हैं उसको? पेटेंट। किसी भी चीज को बनाने का फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड अ पेटेंट। क्लियर है? किसी भी चीज को बनाने का फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को बोलते हैं पेटेंट। अगर मैं किसी को वो फॉर्मूला यूज करने के लिए दे दूं तो उसको बोलते हैं पेटेंट राइट दे दिए। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। तो अगर किसी के पास ऐसा कोई पेटेंट है जिसकी मार्केट में जबरदस्त वैल्यू है, अगर जो अभी सुनो, अभी इस टाइम पे कोरोना का चल रहा है ये संक्रमण, अगर किसी ने कोरोना की वैक्सीन बना ली किसी विदेश में, तो उसके पास क्या आ जाएगा? उसका पेटेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पेटेंट। और जब ये किसी और को क्या देंगे, उसके राइट देंगे, तो हो जाएगा पेटेंट राइट। तो बताना कौन सा देश एडवांटेजियस पोजीशन में होगा? जो देश राइट्स लेगा या जिसने राइट्स दिए हैं? जिसने दिए हैं सर। एडवांटेज ऑफ पेटेंट का मतलब समझ गए? जिसके पास पेटेंट है उसके पास गुडविल की एडवांटेजेस है। ठीक है। आप लोगों ने जैन का शिकंजी का मसाला सुना ही होगा सबने, बहुत दूर दूर तक जाता है जैन शिकंजी मसाला। ठीक है, जैन शिकंजी का जो मसाला है, लोग बाग स्पेशली परचेज करते हैं उसको, मतलब उसके मतलब काफी लोग उसको पसंद करते हैं शिकंजी में पीना। तो उसके पास क्या है, उसने उसको पास उसका फॉर्मूला है उसको बनाने का। ठीक है। और उसने तो किसी को उसका राइट नहीं दे रखा, लेकिन उसकी अब उसकी पोजीशन कैसी है? एडवांटेजियस पोजीशन में। वो पूरे देश के अंदर काफी जगहों पे, बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर जैन शिकंजी का मसाला बिकता है ना। अब और दूसरे मसालों में वो टेस्ट नहीं आता जो जैन वाले में टेस्ट आता है। तो इस टाइम पे जैन वाला क्या है? एडवांटेजियस पोजीशन में है, उसके पास पेटेंट्स है उसके मसाले। ठीक है। क्लियर हो गया? पेटेंट का मतलब समझ में आ गया आपको? सर एक बार और बताना, ये एग्जांपल जो आपने अभी बताया है। जैन की शिकंजी का जो मसाला बनता है वो कोई और तो नहीं बनाता, जैन वाली तो बनाते हैं, उन्हीं को पता है ना उसका फॉर्मूला। ठीक है। और पूरे देश के अंदर वो बिक रहा है मसाला। लोग बाग शिकंजी के अंदर जैन शिकंजी का मसाला यूज करना पसंद करते हैं। तो एडवांटेजियस पोजीशन में कौन है, जैन वाला या राजा शिकंजी वाला?
जैन वाला। तो इसे बोलते हैं एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट्स। ठीक है, इसके बाद है पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? 9 पॉइंट है पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? सर जो उसने मतलब पास्ट में जो भी उसका परफॉर्मेंस रहा है कि मतलब मार्केट में उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी गुडविल मतलब उस पर डिपेंड करेगी। जो भी आपने अपने बिजनेस में पास्ट में मेहनत करी है, ठीक है, मेहनत करके जो भी एक मार्केट के अंदर क्रिएशन लेके आए हो, मार्केट के अंदर रेपुटेशन लेके आए हो, उसको बोलते हैं पास्ट परफॉर्मेंस। तो गुडविल किसके ऊपर भी डिपेंड होती है? पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिपेंड होती है। अगर आपने धोखाधड़ी करी होगी तो गुडविल खराब होगी, और आपने अच्छा काम करा होगा, लॉयल्टी के साथ काम करा होगा, तो आपकी मार्केट के अंदर गुडविल अच्छी होगी। इसके बाद है कुछ अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में पहला पॉइंट है आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस के बारे में आप में से कितने लोग जानते हैं? किसको कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस? सर जब मतलब सेल आउट कर दिया हमने किसी चीज को, जी। उसके बाद अगर मतलब उसमें खराबी आ जाती है तो उसकी वारंटी दे देना। अच्छा, आपने सुना है कि जैसे ये गाड़ियां बिकती हैं, कार बिकती हैं, तो कार बिकने के बाद ना 3-3 साल की वारंटी मिलती है। तो कार वाली कंपनी ना बार बार फोन करती रहती है कि सर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, सर आप इसको सर्विस आओगे, आपकी सर्विस करवा लीजिए। इसको बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस, कि आप अपने कस्टमर से सेल करने के बाद भी क्या करते हो? कनेक्टेड रहते हो। आपके 11th इसमें 12th क्लास की बिजनेस सीरीज में चैप्टर आएगा बिजनेस में मार्केटिंग मैनेजमेंट, वहां पर पढ़ाया जाएगा आपको सेल और मार्केटिंग में फर्क। वहां पर आपको बताया जाएगा आफ्टर सेल सर्विस क्या काम करती है। आफ्टर सेल सर्विस आपके कस्टमर को आपसे जोड़ के रखती है। फिर वो आपका कस्टमर कहीं आपसे कुछ आपके अलावा कहीं और जाता नहीं है। वो अगर आपने उसको बहुत अच्छी सर्विस दी तो वो अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को बताएगा कि यहाँ से गुड्स ले ले, इनकी सर्विस बहुत बढ़िया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बेचने के बाद हम कौन और तुम कौन, ऐसा नहीं हो। उसे बोलते हैं सेल। उसमें आफ्टर सेल सर्विस क्या होती है? खराब हो जाती है, मार्केट में आपकी गुडविल कैसी हो जाएगी? खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने कस्टमर से गुड्स को सेल करने के बाद भी कनेक्टेड रहते हो, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो अपने कस्टमर को, तो क्या होगा? मार्केट के अंदर आपके पास एक एडवांटेजियस पोजीशन रहेगी, गुडविल आपकी मार्केट में अच्छी रहेगी। क्लियर है? इसके बाद है कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग। सेकंड पॉइंट दे रखा है कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग। इसका मतलब क्या होता है? कस्टमर जब कंप्लेन करते हैं, हम लोग अपने टीवी खराब होने की कंप्लेन करते हैं, हमारे क्या कहते हैं डिश टीवी में प्रॉब्लम आती है उसमें करते हैं, नेट में प्रॉब्लम आती है उसकी कंप्लेन करते हैं। ठीक है, हर कोई कंप्लेन करता है। अब कंप्लेन करने के बाद वो तुरंत कितनी टाइम में एक्शन ले लेते हैं, कितनी जबरदस्त तरीके से उसको हैंडल करते हैं। अगर उनकी कस्टमर को कंप्लेन को हैंडलिंग करने की प्रोसेस बहुत फास्ट है तो उनकी मार्केट में गुडविल क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन अगर वो कस्टमर की कंप्लेंट्स को ठीक से हैंडल नहीं करते तो कैसी होगी? गुडविल खराब होगी। ठीक है, इसके बाद है गुड लेबर रिलेशन। कस्टमर रिलेशन की जगह उसको काट के कर लीजिए लेबर रिलेशन। जहां पर आपको थर्ड पॉइंट के अंदर गुड्स कस्टमर रिलेशन लिखा है उसको काट के कर लीजिए क्या? लेबर रिलेशन। लेबर रिलेशन का मतलब क्या होता है? गुड लेबर रिलेशन का कि जो आपकी लेबर काम कर रही है उससे आपके रिलेशन कैसे हैं। ठीक है, आप उनको किस फैमिली की तरह ट्रीट करते हो या एक मजदूरों की तरह ट्रीट करते हो? अगर आप उनको फैमिली की तरह ट्रीट करोगे तो क्या होगा? हमेशा आपको कि जो वो काम जो करके देंगे वो अच्छा काम करके देंगे, आपके लिए हमेशा बहुत अच्छे से काम करेंगे, तो आपकी पोजीशन मार्केट में कैसी होगी? अच्छी होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपकी लेबर यूनियन ही आपसे प्रॉब्लम में आ जाए, अगर आप उनको ठीक से ट्रीट नहीं करोगे तो मार्केट के अंदर आपकी पोजीशन खराब हो सकती है। आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए? इतनी डीप में आते नहीं है यस लेकिन मैं तो सर। आपको समझा दिए कि ऐसे ऐसे होता है। तो आप कहीं पे भी पढ़ोगे तो वो इतना नहीं कहते 2-4 पॉइंट देख लो इसके अंदर, ठीक है, उसके बाद याद कर लो। ठीक है, मैंने आपको बता दिए थे डीप में कि भाई पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ क्या रहे हैं, इस वजह से बताया। ठीक है, इसके बाद आइए हम चलते हैं आगे, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आगे क्या है? मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है,
मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को वैल्यूएशन करने के, गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सुनिए, सबसे पहले आपके सामने एक नोट लिखा हुआ है। उस नोट में क्या लिखा हुआ है? उस नोट में लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज डिपेंड अपॉन नॉर्मल प्रॉफिट, और उसके बाद बच्चे लिख रखा है रेक्टिफाइड प्रॉफिट। ठीक है, कि नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट? कोई मुझे नॉर्मल प्रॉफिट की डेफिनेशन बता सकता है? हाँ जी, किसी को पता है नॉर्मल प्रॉफिट किसको कहते हैं? हाँ, जो हर साल ऑलमोस्ट होता है बिना किसी मतलब उसमें कुछ नुकसान नहीं होता, मतलब हर साल जो चीज होती है जैसे सेल्स, मतलब सैलरी चली गई, कमीशन चली गई, जो हर साल जाती है उसको जाने के बाद जो बचता है उसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, जो आपका उतना कम से कम हर साल होता ही होता है। इसका मतलब, आपका कहने का मतलब ये जो रिकरिंग नेचर का होता है प्रॉफिट। हाँ क्या मैं सही कह रहा हूँ? रिकरिंग नेचर बोलना चाह रहे हो? हाँ जो नॉर्मली हमें हर बार होगा ही होगा। ठीक है, जो बैलेंस रहता है हमेशा। बिल्कुल ठीक है, बात है, वो सही बताया तुमने। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है जो एबनॉर्मल ना हो, जो क्या ना हो, एबनॉर्मल ना हो, उसको बोलते हैं हम क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, जो हमारा रिकरिंग नेचर का प्रॉफिट होता है, जो हमें रेगुलरिटी पे प्रॉफिट आता है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये एबनॉर्मल क्या होता है? एबनॉर्मल होता है जो कभी कभी होता है, जो एक्सेप्शनल में होता है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी से गेन हो जाना, आग लग जाना, वो लॉस होता है, एबनॉर्मल होता है। चोरी हो जाना, ये एबनॉर्मल लॉस होता है। आग रोज रोज तो लगेगी नहीं, आग उसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चोरी रोज रोज तो होगी नहीं। तो जो चीजें एबनॉर्मल है उनको अगर हटा दिया जाए तो कौन सा प्रॉफिट बनता है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट की जो डेफिनेशन है वो यही है कि ये रिकरिंग नेचर का प्रॉफिट है। कैसा प्रॉफिट है? रिकरिंग नेचर का। ठीक है, किस तरीके का प्रॉफिट है ये? रिकरिंग नेचर का। तो जब भी हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा, जब भी हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उसके अंदर से एबनॉर्मल आइटम्स खत्म कर देंगे। जैसे कि नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर जब हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होगा तो उसके अंदर बड़ा क्लियरली मैंने लिख रखा है कि एबनॉर्मल गेन को क्या कर देना? लेस कर देना। नीचे लिख रखा है एबनॉर्मल गेन को क्या कर देना? लेस कर देना। और एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड कर देना, ऐसा लिखा है नीचे। एलिमिनेशन ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स फ्रॉम द प्रॉफिट, एबनॉर्मल गेन लेस कर दीजिए और एबनॉर्मल लॉस ऐड कर दीजिए। दिख रहा है आपको? आपके नोट्स में लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ हाँ। अब मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से क्यों ऐड और लेस कर रहे हैं, समझिएगा। आप 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस बनाया करते थे, सभी बनाते थे, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाया 11th क्लास के अंदर। तो जब आप प्रॉफिट और लॉस बनाते थे तो क्या वहां पर ये सोच के खर्चे डाला करते थे कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? नहीं, आप क्या करते थे? सारी इनकम यहाँ रिकॉर्ड कर दिया करते थे। किसी भी तरीके की इनकम हो यहाँ रिकॉर्ड कर देते थे, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो एबनॉर्मल हो, और सारे तरीके के खर्चे यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिए, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो एबनॉर्मल हो। उसके बाद आप क्या करते थे? प्रॉफिट निकाल देना, यह आपका प्रॉफिट। ठीक है, अब इस प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट आया है, इसको ना तो आप नॉर्मल कह सकते हैं ना एबनॉर्मल, ये दोनों का मिश्रण है, एबनॉर्मल प्लस नॉर्मल। ठीक है, तो अब मुझे इस प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट पे पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा? जो जो चीज मैंने एक्सपेंस की फॉर्म में यहाँ पर माइनस करी थी एबनॉर्मल वाली, वो तो इसके अंदर ऐड कर दूंगा, मतलब एबनॉर्मल खर्चे तो इसके अंदर ऐड कर दूंगा, और एबनॉर्मल इनकम सारी सारी क्या कर दूंगा? इसमें से लेस कर दूंगा। ठीक है, पहले इनकम, पहले क्या करा है? पहले हमने एक्सपेंसेस को लेस कर रखा है और इनकम को ऐड कर रखा है। तो अब मुझे उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट के अंदर एबनॉर्मल गेन को तो, एबनॉर्मल लॉस को तो हम ऐड कर देंगे और एबनॉर्मल गेन को हम क्या कर देंगे? माइनस। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं।
गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए जो आपके पास प्रॉफिट होगा, अगर वो नॉर्मल नहीं है तो आपको उसको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। नॉर्मल कैसे बनाएंगे? उसके अंदर एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे और एबनॉर्मल गेन को लेस कर देंगे। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे और एबनॉर्मल गेन को लेस कर देंगे। क्लियर है? सर प्रॉफिट के लिए? नॉर्मल प्रॉफिट के लिए इस कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर एबनॉर्मल चीजें दे रखी होंगी, तो उसमें करना पड़ेगा ये। ठीक है, ओके सर। समझाऊंगा जब क्वेश्चन आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आइए मेथड्स पे। पहला मेथड होता है बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें सबसे पहला होता है, इसमें दो होते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में। एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या है? अगर आपको सिंपल एवरेज मेथड से गुडविल निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगे, हमेशा। ठीक है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट आपको हमेशा निकालना पड़ेगा। ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट होता है जरा सुन लीजिएगा। आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है मैथमेटिक्स में छोटी क्लासेस के अंदर कि बेटा सिंपल एवरेज निकालना होता है। तो कैसे निकालते हैं सिंपल एवरेज? जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, सम ऑफ प्रॉफिट्स गिवन, जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं उन सबको ऐड कर दीजिए और उसको डिवाइड करिए नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, 5 साल के प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए, लॉस है तो माइनस कर दीजिएगा और डिवाइड कर दीजिए किससे? 5 से। क्लियर है? ये होता है सिंपल एवरेज मेथड। किसी को कोई डाउट? नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है कि हमें गुडविल खरीदे हुए कितने साल हो गए। ये आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। ये होता है कि आपने अगर किसी ने गुडविल परचेज करी है पहले कभी, तो उसको खरीदे हुए कितना समय हो गया। ठीक है, ज्यादातर ऐसे ही बिजनेस होते हैं जिसके अंदर गुडविल पहले परचेज की जाती है। इसके अंदर जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उसके अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेज सब में मिलेगी आपको। ठीक है, इसके बाद आइए, इसका दूसरा मेथड होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसी में होता है दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड goodwill equals to weighted average profit into number of year purchase। अब ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा ये मैं आपको यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा तभी बता पाऊंगा, क्योंकि इसके क्वेश्चनों के अंदर वेट असाइन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं वहां पर आपको बताऊंगा किस तरीके से इसके अंदर वेट असाइन करके इनको किया जाता है। ठीक है, इसके बाद मैंने एक पॉइंट लिखवा रखा है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग वेट असाइन दैट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, देन वेट इज टेकन इन एन ऑन डिस्क्रिशन। इसका मतलब है कि जब हम जैसे प्रॉफिट्स होते हैं ना, एक बार समझ लीजिए थोड़ा सा इसका मतलब क्या है। जैसे आपको ना 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं, मान लीजिए 2012, 13, 14, 15 और 16, 5 साल के प्रॉफिट दिए। इसका दे रखा है मान लीजिए 30,000, इसका दे रखा है 40,000, इसका 20,000 दे रखा है, इसका 60,000 दे रखा है,
इसका मान लीजिए 70,000, इस तरीके से आपको प्रॉफिट देगा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में वेट असाइन करने होते हैं। अब वेट आप दोनों तरीके से असाइन कर सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब ऐसे भी ले सकते हो 1 2 3 4 5, ऐसे भी ले सकते हो और ऐसे भी। ठीक है। अब ऐसा कभी वैसे होता नहीं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो क्वेश्चन में खुद ही लिख के देता है कि आपको वेट कैसे असाइन करने हैं, असेंडिंग में करने हैं या डिसेंडिंग में करने हैं। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो आप उसी प्रोसेस को फॉलो करना जो क्वेश्चन में दे रखा है प्रोसेस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। इसके बाद है सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट दे रखा है, वो क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट मैं आपको बाद में समझाऊंगा, उसको बस आप लिख के छोड़ दीजिएगा, वो जब क्वेश्चन आएगा तब समझाऊंगा। अब बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। ये तो था एवरेज प्रॉफिट, अब बात करते हैं इसकी सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड ये सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? पहले बात करते हैं सुपर प्रॉफिट क्या है। देखिए कि सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है above than normal profit, above than normal profit। इसका मतलब क्या है? above than normal profit का मतलब क्या है? abnormal profit नहीं, abnormal profit नहीं, above than normal profit। सुनिए, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। ये वो वाला नॉर्मल नहीं है जिसकी बात हम पहले करके आए हैं। नॉर्मल का मतलब ये दूसरा नॉर्मल है। ठीक है, आपके पास पैसे हैं, मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए हैं। ठीक है, आपके पास 2 लाख रुपए हैं, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बैंक में इसकी एफडी करा दो या फिर इसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, या तो आप इसकी बैंक में एफडी करा दो या इसको बिजनेस में क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो पैसे को, 2 लाख रुपए को। अच्छा, अब मुझे यहां से ऑप्शन से ये बताइए, फिक्स अमाउंट कहां से आएगी? यहां से आएगी, यहां से आएगी, जो मतलब रिटर्न मिलेंगे बैंक से। बैंक से। मान लीजिए बैंक की एफडी का रेट है 8% पर एनम। कितना है? 8% पर एनम। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको हर साल कितने रुपए मिलते रहेंगे? 16,000। कितने रुपए? 16,000। ठीक है, लेकिन आपने पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर दिया? बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। बैंक में इन्वेस्ट करके कहां पर इन्वेस्ट किया? बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने का फायदा बताओ मुझे, क्या होगा? हो सकता है कि इससे ज्यादा प्रॉफिट भी मिल सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम एक ही उसमें पोजीशन लेंगे कि मान लीजिए आपका प्रॉफिट हो गया 12% पर एनम, तो आपने कमाए कितने रुपए? 24,000। कितने रुपए कमाए? 24। तो 24 माइनस 16, कितने रुपए ज्यादा कमाए? 8,000 रुपए। ठीक है, तो यहां पर यही कह रहा है, जो आपने पैसा बैंक में ना इन्वेस्ट करके बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उससे जो आपको ज्यादा रिटर्न मिली, उसको हम बोलते हैं क्या? सुपर प्रॉफिट, अबव देन नॉर्मल प्रॉफिट। ये होता है नॉर्मल प्रॉफिट। इतना तो प्रॉफिट होता ही होता अगर हम कहां लगाते? बैंक में लगाते। उससे जो ज्यादा हुआ बिजनेस में लगाने में, उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। बात समझ में आ गई या नहीं आई? आ गई सर सर। एक बार दोबारा बता देना क्या चीज? सर, सुपर प्रॉफिट की जो आपने अभी बताया कि वो बता दो भाई, डेफिनेशन। जो अगर आप पैसा
बैंक में लगाते तो आपको मिलते 16,000 रुपए, आपने बिजनेस में पैसा लगाया आपको मिले 24,000 रुपए। तो जो बैंक से ज्यादा मिला, कितना ज्यादा मिला? 8,000। बैंक से ज्यादा कितना मिला? 8,000। तो 8,000 क्या है? आपका सुपर प्रॉफिट है। तो अबव देन नॉर्मल, ये होता है नॉर्मल प्रॉफिट, जो बैंक से मिलता ही मिलता, उससे ऊपर जो भी मिला दैट इज कॉल्ड द सुपर प्रॉफिट। ठीक है, ओके सर। अब सुपर प्रॉफिट से अगर हमें क्या निकालना है? गुडविल निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला होता है? गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सर ये तो बताइए कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? मैंने वैसे तो अभी आपको इनडायरेक्टली समझाया था थोड़ी देर पहले कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, और अगर आपको इसका फॉर्मूला बनाना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा जो पैसा, जो प्रॉफिट आपने अपने बिजनेस से कमाया माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो आपको बैंक से मिलता। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये कौन सा एवरेज प्रॉफिट है? जो आपने अपने बिजनेस से कमाया प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा है? जो आपको बैंक देता, जो बैंक में अगर एफडी कराए थे तो वहां से जो पैसा आता। इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट। अगर किसी बच्चे को डेफिनेशन बनानी हो सुपर प्रॉफिट की, एक तो ये लिखिए अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, एक ये भी बन सकती है डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। क्लियर है? समझ में आ गई बात? डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब सुनिए एवरेज प्रॉफिट। अब इसके लिए आपको एवरेज प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए नॉर्मल प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए। तो एवरेज प्रॉफिट हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन हो, और अगर गिवन ना भी हो सकता है एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में डायरेक्टली आपके पास गिवन हो, और अगर नहीं होता तो आपको अभी मैंने एवरेज प्रॉफिट निकालना सिखाया था, सम ऑफ प्रॉफिट गिवन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट तो ऐसे निकल जाएगा, या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा और नहीं गिवन तो इस तरीके से निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। बात करते हैं किसकी? नॉर्मल प्रॉफिट की बात करेंगे यहां पर अब हम नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट सर कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा किस तरीके से? सुनिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। मैं आपको पूरी चीज बताऊंगा क्या होती है, बस मुझे पहले बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कितने लोग जानते हैं यहाँ पर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड? ओपनिंग कैपिटल। नो। एनीवन हियर हु नोस कैपिटल एम्प्लॉयड? नहीं पता। सुनिए, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं कि हमने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया कर रखा है। इन्वेस्टमेंट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कि बिजनेस में हमने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है दैट इज कॉल्ड द कैपिटल एम्प्लॉयड। एनआरआर किसको बोलते हैं? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को। एनआरआर इज कॉल्ड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनआरआर इज कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने पैसा अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है उसको बोलते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, एनआरआर आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, इसको मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। जो बैंक से आपको ब्याज आना है उसका रेट ऑफ रिटर्न आता है। ठीक है, बैंक के रेट ऑफ रिटर्न जो ब्याज आना है उसका रेट है ये। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। इतनी बात क्लियर है? ये हमेशा आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है
ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली भी मिल सकता है और हो सकता है कि आपको निकालना भी पड़े। तो अब मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका बताऊंगा। सुनिए, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके हैं। आपने बैलेंस शीट देखी है? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसने बैलेंस शीट नहीं देखी? यहां पर असेट्स लिखते हो सारी सारी, ऐसी होता है। यहां पर लायबिलिटीज लिखते हो और ऊपर कैपिटल लिखते हो, ये तो करते हो। ऐसे करते हो बेटा? हाँ। ठीक है। दोनों साइड का टोटल क्या होता है? बराबर होता है। दोनों साइड का टोटल बराबर होता है। अगर मैं इस एसेट्स में से क्या माइनस कर दूं? लायबिलिटीज माइनस कर दूं, तो क्या आ जाएगा? कैपिटल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कैपिटल। दैट इज कॉल्ड द कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या होगी वो? कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर हम टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर दें? लायबिलिटीज माइनस कर दें, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। सुनिए, कैपिटल एम्प्लॉयड पहला तरीका है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। अब यहां पर एक पंगा है। टोटल एसेट्स जो होती हैं उसमें से कुछ चीजें छोड़ दी। टोटल एसेट्स मींस एक्सेप्ट पहली चीज है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, लॉसेस रिटर्न ऑफ मोर देन 1 ईयर। आप मुझे एक बात बताइए, 11th क्लास के अंदर आपने एक एसेट का नाम पढ़ा था, फिक्टिशियस एसेट्स, याद है? पढ़ा था कहीं पे फिक्टिशियस एसेट्स। यस सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स? क्या होती है फिक्टिशियस एसेट्स? नहीं याद? किसी को भी नहीं पता फिक्टिशियस एसेट्स किसको कहते हैं? ऐसी एसेट्स जो एक्चुअल में एसेट्स हैं ही नहीं, एक्चुअल में वो एसेट्स होती ही नहीं है, ठीक है? एक्चुअली में तो वो लॉसेस और खर्चे होते हैं, लेकिन उनको बोलते क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है? उसको कहीं और दिखाने की जगह नहीं मिलती, तो कहां दिखाते हैं? एसेट साइड में दिखाते हैं। अगर मान लीजिए आपको प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया, प्रॉफिट की जगह क्या हुआ? लॉस हुआ, तो आप लॉस तो क्या करते थे? कैपिटल में से माइनस करते थे या कैपिटल में प्लस कर दिया करते थे? 11th क्लास के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, उसके बाद बैलेंस शीट बनाते थे। या तो प्रॉफिट आता था पीएनएल में या फिर लॉस आता था। लॉस से क्या करते थे? सर माइनस कर देते थे कैपिटल में से। माइनस कर देते थे। माइनस करने के अलावा एक ऑप्शन और होता है आपके पास कि कैपिटल में से माइनस ना करके कैपिटल को तो ऐसा कैसे ही दिखाओ और उसको लॉस को कहां दिखा दो? एसेट साइड में दिखा दो। कहां दिखा दो? यस सर। ये दूसरा एसेट ऑप्शन। साइड में। तो अगर ऐसा कोई लॉस आपके एसेट साइड में है तो वो एक्चुअल में एसेट है ही नहीं। क्या एसेट, आप उसको एसेट बोल सकते हो लॉस को? नहीं। नहीं सर। इसलिए अगर आपको कोई ऐसा लॉस दे रखा है तो आप उसको माइनस कर देंगे, उसको टोटल एसेट्स में नहीं गिनेंगे, ठीक है? दूसरा, आपने 11th क्लास के अंदर सेकंड चैप्टर में एक टर्म पढ़ी थी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यस सर। उसका मतलब क्या होता था? सर जैसे हमने मतलब कि कोई भी जैसे एडवर्टाइजमेंट कराया, वो मतलब 10 साल के लिए करा दिया, तो जो मतलब वो ऐसा तो है नहीं वो 1 ही साल का खर्चा है, वो 10 साल का खर्चा है, तो जो
मतलब 1 साल का होएगा वो, उसमें मतलब वो खर्चों में दिखाएंगे, और जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। अच्छा अच्छा, ऐसा होता है कोई ऐसे खर्चे जिनकी लाइफ जो होती है वो 1 साल से ज्यादा होती है, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट आप टीवी पे देखते हो वो क्या होते हैं, 1 साल से ज्यादा के लिए होते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट के केस में, कि अब उस खर्चे को आप एक साथ तो सारा प्रॉफिट एंड लॉस में डाल नहीं सकते, तो उसका तरीका होता है, मान लीजिए आपने खर्चा करा कितने का, 5 करोड़ का, और ये खर्चा करा कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए, कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए। तो वो कहता है इसको 10 साल के अंदर अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस के रूप में दिखाओ। तो आप क्या करोगे, 5 करोड़ को डिवाइड करोगे 10 से, तो ये अराउंड आ जाएगा 50 लाख। तो हर साल 50 लाख रुपए पीएनएल में दिखाते रहोगे, लेकिन जो बची हुई अमाउंट है, जैसे पहला साल है, फर्स्ट ईयर, 5 करोड़ में से 50 लाख तो आप पीएनएल में दिखा रहे हो, 4.5 करोड़ जो बचा हुआ बैलेंस है वो कहाँ दिखाते हो, वो दिखाते हो कहाँ पर, एसेट साइड में। कहाँ दिखाते हो, रेवेन्यू। एसेट साइड में, ठीक है। लेकिन क्या वो एक्चुअल में आपकी एसेट है, जिसकी क्लास है वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज पढ़ लिया, ठीक है। ऐसी बस ये वाले पॉइंट पे खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। सुनिए, तो जो 4.5 करोड़ रुपए बचे हुए हैं, ठीक है, वो आप कहां पर दिखाएंगे, वो आप दिखाएंगे कहां पर, एसेट साइड के अंदर। लेकिन मुझे आप बताइए, क्या एक्चुअल में ये कोई एसेट है, ये तो खर्चा है ना। किस चीज का खर्चा है ये, यस सर, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है। किसका खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट। ऐसा हमें लगता है कि 11th में जो हमने पढ़ा है वो हमारे काम नहीं आएगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, जो बेसिक 11th में पढ़ के आए हो ना, वो जिंदगी भर काम आता रहेगा। अब तो आपकी अकाउंटिंग डिफरेंट रूप में चल जाएगी, बस पार्टनरशिप की अकाउंटिंग अलग पढ़ो, एनपीओ की अकाउंटिंग अलग पढ़ो, कंपनीज के लिए अकाउंटिंग अलग पढ़ो, यही चलता रहेगा। लेकिन जो बेस होता है अकाउंटिंग का वो 11th क्लास ही होती है, ठीक है। तो 5 करोड़ का अगर आपने खर्चा करा, इसको 10 साल में राइट ऑफ करोगे तो हर साल 50-50 लाख राइट ऑफ करोगे। तो अगर फर्स्ट ईयर के अंदर हम देखें तो फर्स्ट ईयर में 50 लाख तो चल जाएंगे पीएनएल के अंदर, बाकी 4.5 करोड़ रुपए कहां दिखाने पड़ेंगे, एसेट्स में। फिर दूसरा साल आएगा, दूसरा साल 50 लाख रुपए चल जाएंगे पीएनएल के अंदर, फिर 4 करोड़ बचेंगे, वो कहां दिखाओगे, एसेट में। फिर तीसरा साल आएगा, ऐसे चलता रहेगा ना कंटिन्यूअसली। तो वो जो आप एसेट साइड में खर्चा दिखाए जा रहे हो, क्या वो एक्चुअल में आपका खर्चा है, वो एसेट है, नहीं है। वो आपकी एसेट नहीं है, वो एक एक्सपेंस है जिसको आपने राइट ऑफ करना है 1 साल से ज्यादा के अंदर। तो इसलिए इसको भी आपको हटाना होता है जब आप टोटल एसेट्स ले रहे हो। क्लियर है ये पॉइंट, ये शायद आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको टोटल एसेट्स एक्सेप्ट, इसको ले लेना। एक होता है लॉसेस रिटर्न ऑफ इन मोर देन 1 ईयर, लॉसेस रिटर्न ऑफ इन मोर देन 1 ईयर। कुछ इस तरीके के लॉसेस होते हैं हमारे, जिनको हमें राइट ऑफ करना होता है 1 साल से ज्यादा में, इसी की तरीके का होता है। ये लॉसेस होते हैं किससे, शेयर होल्डरों से होता है, डिबेंचर होल्डरों से लॉसेस होते हैं। ये आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा जब कंपनी की बुक पढ़ोगे आप, ठीक है। इस तरीके के कोई लॉसेस हैं तो वो भी आपको यहाँ पर क्या करने हैं, हटा के चलने हैं, उसको भी टोटल एसेट्स में काउंट नहीं करना, ठीक है। आज की क्लास हम यहाँ पर अपनी समाप्त करेंगे, और संडे के लिए तैयारी करिए टेस्ट की, एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव का टेस्ट है आप लोगों का, ठीक है। ओके सर।